तो भाई लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्पॉन्टिनिटी और एंट्रोपी इन पे कुछ बातें करी थी। एंट्रोपी पे हमने ज़्यादा बातें करी थी कि भाई एंट्रोपी क्या होती है, उसको बेसिकली डिफाइन किया था, और हमने ये कहा था कि चेंज इन एंट्रोपी को स्पॉन्टिनिटी से रिलेट कर सकते हैं, और अगर टोटल चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव हो तो वो कंडीशन आ जाती है किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने की। तो मैं आपको चेंज इन एंट्रोपी पे एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर स्पॉन्टेनिटी भी समझाऊंगा कि स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है, और डेल्टा एस सिस्टम वगैरह के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी भी बातें अपन करेंगे आज। तो आज के लेक्चर की बिगनिंग के लिए सबसे पहले तो तुम लोग एक क्वेश्चन ही लिखो। तो लास्ट लेक्चर में यहाँ पर एंड किया था, तुम लोगों ने देख लो एक बार, इस नोट पर एंड किया होगा। बिल्कुल। तो यहाँ से अपने को एक क्वेश्चन करते हैं डेल्टा एस के साइन के बारे में कि भाई कब एंट्रोपी बढ़ रही है, कब एंट्रोपी घट रही है। सिर्फ इसका एक अंदाजा लगाने वाली बात कर लेते हैं, और फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन अभी फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो लिखो बच्चों क्वेश्चन। लेट्स बिगिन आवर क्लास विद अ क्वेश्चन टुडे। लिखो, इन विच रिएक्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, in which of the following reaction delta S will be पॉजिटिव। तो इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिसमें एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आ रहा है? ए, H2O liquid giving you H2O solid. B, 3O2 gas giving you twice of O3 gas. C, H2O liquid giving you H2O gaseous. या फिर डी, N2 gaseous plus 3H2 gaseous giving you twice of NH3 gaseous। इनमें से कौन सी रिएक्शन में डेल्टा एस पॉजिटिव आना चाहिए? सिर्फ देख के बता रहे हैं हम, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुछ चीजों को देख के, उनकी स्टेट्स को देख के हम बता रहे हैं कि कहाँ पर एंट्रोपी ज्यादा आएगी। तो क्वेश्चन लिखा, मैं एक एक करके पूछता हूँ क्योंकि कुछ बातें हैं जो इस क्वेश्चन से डिस्कस करनी है मेरे को, जो आपसे बात पूछनी भी है, बतानी भी है। तो क्वेश्चन लिखा तुमने, तो पहला ऑप्शन बच्चों, लिक्विड से आप सॉलिड बना रहे हो और नंबर ऑफ मोल्स उतने ही है चीजों के, तो अगर लिक्विड से सॉलिड जाते हो तो रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, है ना भाई। सॉलिड इज रिजिड, तो डेल्टा एस लेस देन जीरो आएगा। मॉलिक्यूल्स को कम फ्रीडम है रैंडमली मूव करने की, लिक्विड में ज्यादा फ्रीडम होती है, तो लिक्विड इज मोर रैंडम एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है। बी ऑप्शन, आपके पास 3 मोल गैस थी पहले, बाद में 2 मोल गैस रह गई है, तो गैस के मोल्स पहले अगर ज्यादा थे बाद में कम है, तो रैंडमनेस बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई जितनी ज्यादा क्वांटिटी में गैस होगी उतने ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, उतने ज्यादा वो रैंडमली मूव कर सकते हैं। जितने गैस के मोल्स कम है उतनी रैंडमनेस कम हो जाएगी, तो डेल्टा एन जी जो है वो लेस देन जीरो है। देयरफॉर डेल्टा एस इज आल्सो लेस देन जीरो, ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, गैस के मोल्स कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी भी कम हो रही है। अच्छा, थर्ड में लिक्विड से गैस जा रहे हैं, तो लिक्विड से गैस जाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। रैंडमनेस इज इंक्रीजिंग, तो सी तो आंसर आएगा ही आएगा। हियर डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि ऐसे भी कह सकते हो, यू कैन ऑल्सो से दैट कि डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसे ही कह सकते हो कि लिक्विड से गैस आ गए तो गैस के मोल्स बढ़ गए, तो दैट वे यू कैन से। और आप सिंपली कह सकते हो कि गैसेस आर मोर रैंडम देन लिक्विड एंड लिक्विड्स आर मोर रैंडम देन सॉलिड्स। तो सॉलिड की एंट्रोपी कम, लिक्विड की उससे ज्यादा, और गैसेस की उससे ज्यादा होती है, वैसा भी कह सकते हैं। और लास्ट केस में क्या होगा? यहाँ बढ़ेगी। आप श्योरली कह सकते हो क्या कि बढ़ेगी? नहीं कह सकते ना भाई। देखोगे तो गैस के मोल्स तो 1 और 3, 4 से 2 ही रह रहे हैं, तो डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है।
तो डेल्टा एन जी तो लेस देन जीरो, यहाँ आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि डेल्टा एस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनफैक्ट गैस के मोल्स कम हो रहे हैं तो चांसेस आर कि इसकी एंट्रोपी कम ही होगी, राइट। तो इसमें आपका आंसर क्या आ गया? टी। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, फिर अपन कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैंडमनेस के ऊपर सवाल थे। लिखो क्वेश्चन। डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एस फॉर द रिएक्शन MgCO3 solid giving you MgO solid plus CO2 gas will be, your options are A 0, B positive, C negative, D none of these। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी बताने में। जवाब क्या आएगा? एंट्रोपी बढ़ रही है कम हो रही है, बता दो। बढ़ रही है, बी आएगा आंसर बिल्कुल। तो यहाँ सॉलिड के मोल्स तो एक मोल से एक मोल ही रहा, बट एक मोल गैस एक्स्ट्रा आ गई। तो ये एक्स्ट्रा 1 मोल गैस हियर, राइट, बिकॉज इन द प्रोडक्ट द मोल्स ऑफ gases आर मोर, द चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो आइडेंटिफाई करना हमको रिएक्शन देख के आ गया। कैलकुलेट कैसे करेंगे एंट्रोपी वो अब समझ लेते हैं इसके बाद अपन। तो अगली हेडिंग जो आपको लिखनी है वो लिखनी है कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी। और वेरी गुड रिस्पॉन्सेज, मैं कुछ लोगों के नाम भी बोल देता हूँ, काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं लोग। आरुष, कुहू, पर, अर्नव, आंचल, आसिम, काफी लोगों के रिस्पॉन्सेज आए। अक्षत है ना, तो बढ़िया है। जानवी, बस जानवी कुछ क्वेश्चंस करे अपन ने अभी क्लास की बिगनिंग से। अभी अपन फर्स्ट फ्रेश हेडिंग लिखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने नोट के आगे ये 2 क्वेश्चन करे थे। नेक्स्ट हेडिंग जो हमको लिखनी है वो है कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी। उसमें लिखो नंबर 1, एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। नंबर 1, एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। पर एग्जैक्टली तो नहीं कहना चाहिए अपने को एंट्रोपी को रैंडमनेस, बट ये कह सकते इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। तो बेसिकली नेचर में क्या होता है, चीजों की 2 टेंडेंसीज होती है, एक अपनी एनर्जी मिनिमाइज करने की, एक डिसऑर्डर क्रिएट करने की। तो इन नेचर थिंग्स हैव 2 डिफरेंट टेंडेंसीज। एनर्जी मिनिमाइज तो वो डेल्टा एच से अपन स्टडी करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज। और जो डिसऑर्डरनेस है वो अपन डेल्टा एच से ऑब्जर्व करते हैं। तो इट इज अ मैथमेटिकल एनालॉजी कह सकते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेटिव टर्म विच वी कैन कैलकुलेट टू आइडेंटिफाई कि वेदर द डिसऑर्डर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस है, उसकी फेवर फेवर्डनेस जो है वो किस डायरेक्शन में है, वो किस तरफ जाना चाहता है, ऑर्डर से डिसऑर्डर अरेंजमेंट में जाने के लिए। और यहाँ से ये कि वो अपनी एनर्जी कम करने के लिए किधर जाना चाहेगा। और अभी आगे चल के जो अपन चीज पढ़ेंगे डेल्टा जी, दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। और किसी चीज के स्पॉन्टेनियस होने के लिए
हम लोग मोस्टली इसका यूज करेंगे डेल्टा जी का। तो नेचर में ये दो टेंडेंसीज से हम किसी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने की बात करेंगे। चलो, तो वो थोड़ी आगे की बात है, उसको अपन यहाँ नहीं छेड़ते हैं। अभी अपन पहले डेल्टा एस कैलकुलेट करना सीखते हैं, फिर अपन जब स्पॉन्टेनिटी पे और डेल्टा जी पे आएंगे तो वहाँ समझेंगे कि स्पॉन्टेनियस कहने का और मतलब कैसे और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एंट्रोपी चेंज इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें लिखो कंसिडरिंग एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, considering an isothermal reversible process, comma, in the process the system absorbs q amount of heat. In this process ऐसे कर दो, in this process system absorbs q amount of heat from the surroundings at temperature capital T, full stop. Therefore the increase in entropy of the system can be written as, तो सिस्टम ने क्यू अमाउंट ऑफ हीट ले लिया और उसका टेम्परेचर टी था और रिवर्सिबली ये सब हुआ है। रिवर्सिबली तब होगा जब सिस्टम और सराउंडिंग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे, और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल तीनों इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। कैन बी रिटन एज डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू प्लस क्यू बाय टी। तो सिस्टम ने क्यू अमाउंट हीट एब्जॉर्ब करी है और उसका टेम्परेचर टी था, तो डेल्टा एस सिस्टम इज प्लस क्यू बाय टी। आरुष ये कहाँ से आया, पिटाई खाएगा। हनी पिटाई, रिवीजन नहीं करता कुछ भी। क्या लिखा था तुमने कल कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब्ड बाय टी को हमने डिफाइन किया था डीएस, हाँ याद आ गया। तो मैंने उससे डायरेक्टली लिख दिया है कि अभी डेल्टा इज इक्वल्स टू प्लस क्यू बाय टी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, अब सराउंडिंग ने उतनी हीट लूज करी। भाई अगर सिस्टम ने आपकी क्यू हीट ली है तो सराउंडिंग से क्यू हीट गई है, सिस्टम सराउंडिंग से ही तो हीट लेगा ना। तो अब अगर सराउंडिंग के लिए डेल्टा एस आप लिखना चाहो तो ऑन द अदर हैंड सराउंडिंग विल लूज द सेम अमाउंट ऑफ हीट। ऑन द अदर हैंड surrounding will lose the same amount of heat. Therefore, decrease in entropy of the surrounding decrease in entropy of the surrounding can be written as delta
डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई टी। तो पॉइंट यहाँ पे बस इतना ध्यान देने वाला है बच्चों की, क्योंकि यहाँ रिवर्सिबल प्रोसेस है, सिस्टम और सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो टेम्परेचर अगर सिस्टम का टी है तो सराउंडिंग का भी टी ही होगा। ये वाली बात हमने यहाँ पर यूज की है। इससे हमारा एक रिजल्ट आ जाएगा कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपने डेल्टा सिस्टम निकाल लिया, डेल्टा सराउंडिंग निकाल लिया, और डेल्टा एस टोटल जो होता है वो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 0, है ना? बिल्कुल। और हमने ये बात ऊपर एक नोट में लिखी थी, देखो, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस इक्वल टू क्या आता है? 0। ये बात हमने कल नोट में लिखी थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया स्पर्श, बढ़िया खूब सही है सुहानी, आयुष, आरुष। तो इसके नीचे अब हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि देयरफॉर टोटल इन, केवल ये देखो, सिस्टम हीट लूज करेगा रिवर्सिबली अगर है तो भी वही वाली बात होगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा? सिस्टम ने हीट लूज की तो माइनस क्यू, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सराउंडिंग उतनी हीट लेगा तो प्लस क्यू, टोटल तो तब भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। पॉइंट इसके, ये टी जो है जब तक सेम है, क्यू देखो, क्यू तो सेम आना ही है, अब इक्वल एंड अपोजिट साइन का ही आएगा क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग ही आपस में क्यू एक्सचेंज करते हैं। तो जब तक ये टी सेम आने वाला है तब तक डेल्टा एस टोटल 0 ही आएगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा ही होगा, इरिवर्सिबल में थोड़ा चेंज होगा तो वो भी अपन देखते हैं, है ना? तो इसके नीचे लिखो कि ऑन द अदर हैंड, सॉरी, total change in entropy for the process, therefore total change in entropy for the process will be colon delta s total equal to delta s system plus delta s surrounding is equal to plus q by t minus q by t is equals to 0। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब क्या? एक पॉइंट जो अपन ने पहले नोट में लिखा था वो मैथमेटिकली भी अपने पास डेफिनेशन से आ गया। अब अपन क्या करते हैं, ये तो टोटल वाली बात अपन ने निकाल ली, अब डेल्टा सिस्टम को कैलकुलेट करने को बोल दे तो देखो, बहुत ही आसान सवाल हुआ तो क्यू भी दे देंगे, टी भी दे देंगे तो आंसर आ ही जाएगा। बट मोस्टली ऐसा नहीं होता। हमको किसी पॉइंट ए की कंडीशन दी जाती है और किसी पॉइंट बी की कंडीशन दी जाती है और हमको डेल्टा कैलकुलेट करने को बोल दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, है ना, हम क्या करते हैं कि इसके लिए अब एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि अगर सिस्टम ए से किसी स्टेट बी तक जाएगा तो डेल्टा एस क्या आएगा। और हमने एक बात कही थी कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, तो रास्ता वो फाइनली कोई भी ले, अगर हमको एक रास्ते से डेल्टा एस निकालना आता है तो सिस्टम के लिए बाकी सारे रास्तों से भी डेल्टा एस वही आएगा, एज लॉन्ग एज ए और बी इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमको पता हो, है ना? बिल्कुल। बेटा रैंडमनेस, देखो डेल्टा एस 0 कहने का मतलब रैंडमनेस 0 नहीं कह रहे हैं, डेल्टा एस मतलब चेंज इन डिसऑर्डर, है ना? एंट्रोपी तो है, यानी कुछ रैंडमनेस है, डिसऑर्डर तो है, मगर चेंज कुछ होगा क्या? रिवर्सिबल अगर प्रोसेस चल रहा तो नेट चेंज कुछ भी नहीं होगा, ये वाली बात है। चलो अभी अपन डिराइव कर लेते हैं भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिखो। उसके नीचे लिखो, क्या मतलब ऐसे अलग से सब हेडिंग नहीं डालनी है, ऐसा इसी हेडिंग के अंदर नंबर 1 के अंदर ही अपने को एक अलग सेक्शन में लिखना है कि नाउ कैलकुलेटिंग डेल्टा एस फॉर सिस्टम। नाउ कैलकुलेटिंग डेल्टा एस फॉर सिस्टम।
तो अपन ने लिखा था डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू प्लस क्यू बाय टी, देयरफॉर क्यू इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आ जाएगा। रीअरेंज कर दिया और फ्रॉम फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू अपन ने पढ़ा था। तो यहां से अपने को मिल जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या इनको डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो ये जो Q इक्वल टू टी डेल्टा एस है, इसको अपन लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, अगर स्मॉल चेंजेस के लिए लिखेंगे तो। और नीचे वाली इक्वेशन को भी अपन एक काम करते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो नीचे वाली इक्वेशन अपने पास आ जाएगी डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसी लिखी थी अपन ने। अच्छा माइनस आएगा ना, डब्ल्यू अपन दूसरी तरफ ले आए तो माइनस डब्ल्यू आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। यू विल हैव माइनस डब्ल्यू। ये अपने पास अभी दो रिलेशंस आ गई। इसको कहते थे नंबर वन, इसको कहते थे नंबर टू। और अब क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यूजिंग वन एंड टू, यूजिंग वन एंड टू हमको मिलेगा डी यू माइनस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डी एस, और डी यू को लिख सकता हूं मैं एन सी वी डी टी, अगर आइडियल गैस हुई तो। ये सेकंड स्टेप जो मैं तभी लिख पाऊंगा जब आइडियल गैस होगी, तो लिख सकता हूं। और डी डब्ल्यू का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था माइनस पी डी वी, तो माइनस माइनस प्लस पी डी वी हो जाएगा भाई, देख लो। तो यहाँ साइड में लिख देता हूँ, फॉर एन आइडियल गैस कौन कौन सी बातें, टी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, और पी को मैं लिख दूंगा एन आर टी बाय वी। भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो यहां तक तो जनरल है, और ये फिर आइडियल गैस के लिए आ गया, तो दिस इज फॉर आइडियल गैस। अच्छा P को मैं रख दूंगा nRT बाई वी, तो अपना काम कैसे आसान हो रहा है देखो, एन सी वी डी टी बाई टी प्लस एन आर टी बाई वी डी वी बाई टी इज इक्वल्स टू डी एस। तो यहाँ ये T से T कट गया, अब डी टी बाई टी है और डी वी बाई वी है, और इंटीग्रेट करना है। तो अब ये फंक्शन डी टी के साथ टेम्परेचर का है, डीवी के साथ वॉल्यूम का है, तो इंटीग्रेट आसानी से हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल एन सी वी डी टी बाई टी प्लस एन इंटीग्रल एन आर डी वी बाई वी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एस। यहाँ से हमको मिल जाता है देर फोर एन सी वी एल एन, मैं इंटीग्रल की लिमिट्स भी डाल रहा हूँ, टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, और ये हो जाएगा एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस एस वन इज बेसिकली डेल्टा एस। तो अपने पास ये डेल्टा एस का फॉर्मूला बन के आ गया कि अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे टेम्परेचर और वॉल्यूम पता हो, तो आपको क्यू की जरूरत नहीं है, और आपको पूरे टाइम आइसोथर्मल प्रोसेस रखने की भी जरूरत नहीं है। आपको इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे अगर टेम्परेचर पता है और वॉल्यूम पता है, तो आप डेल्टा एस इस फॉर्मूले से निकाल दोगे।
तो मान लो आपको टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम ना दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ, तो आइडियल गैस के लिए अगर आपको वॉल्यूम का रेशो चाहिए और प्रेशर का पता हो, तो पी वी इक्वल टू एनआरटी से कर ही सकते हैं अपन, या पी वन वी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू लगा सकते हैं। तो यहाँ से पी वन बाई पी टू का रेशो जो है वो वी टू बाई वी वन के रेशो के साथ मिल जाएगा अपने को, मतलब ऐसा मिल जाएगा। तो वो कर सकते हैं, अपन एक काम करते हैं, उसको कैलकुलेट करके फॉर्मूला भी बना देते हैं। बाकी क्वेश्चन में तो आप एक अकेली इक्वेशन से भी कर पाओगे, अगर वॉल्यूम की जगह प्रेशर दिया हो तो वॉल्यूम का रेशो निकाल सकते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर के रेशियोज अगर पता है तो वॉल्यूम का रेशो मिल जाता है, बट उसको भी अपन कर लेते हैं। तो पहले यहाँ तक लिख लो, ये फॉर्मूला बना लिया अपन ने डेल्टा एस के लिए, ठीक है। ओके, अब अगर अपने को मान लो वॉल्यूम का रेशो ना दिया हो, प्रेशर का दिया हो, तो अपन क्या कर सकते हैं। तो इसके नीचे ये तो एक फॉर्मूला बन गया, इसके नीचे लिखो ऑल्सो फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस सिंस P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2, therefore P1 by P2 into T2 by T1 is equals to V2 by V1, रीअरेंज जो करके आ जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। आ गया। अब इस रेशियो की जगह मैं इसको पुट इन कर देता हूँ यहाँ, V2 by V1 की जगह P1 by P2 इंटू T2 by T1 रख देते हैं। तो यूजिंग 3 था और इसको 4 कह देते हैं अपन। यूजिंग 3 एंड 4, तो आपके पास है एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन, वी टू बाई वी वन की जगह आ गया पी वन बाई पी टू इंटू टी टू बाई टी वन इक्वल टू डेल्टा एस। अब इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूँ, एल एन ए इंटू बी को हम एल एन ए प्लस एल एन भी लिख सकते हैं। तो इसको ब्रेक कर देते हैं, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर के बाद एल एन को ब्रेक कर देते हैं, तो एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू इक्वल टू डेल्टा एस। अब इसमें से एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन अगर कॉमन ले लो तो एन सी वी प्लस एन आर, उसमें से एन भी कॉमन ले लो, तो एन इंटू सी वी प्लस आर इंटू एल एन टी टू बाई टी वन, ये ऐसा हो जाएगा। देखो एन इंटू सी वी प्लस आर इंटू एल एन टी टू बाई टी वन हो जाएगा। एन और एल एन वाला टर्म कॉमन ले लिए तो सी वी प्लस आर बचता है, प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू इज इक्वल्स टू डेल्टा एस। और सी वी प्लस आर आइडियल गैस के लिए क्या होता था बच्चों, बता रखा है, ये सी पी होता है बिल्कुल। तो दिस बिकम्स एन सी पी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन बाई पी टू इज इक्वल्स टू डेल्टा एस। तो ये आपका प्रेशर के साथ फॉर्मूला बन गया। और ध्यान से देखो, तो पिछला फॉर्मूला और इसको कोई एक भी याद है तो दूसरा याद रखना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा। सिर्फ आपको दो लॉजिक अगर याद रहे, यहाँ तक लिख लो, फिर बताता हूँ कि मैं क्या लॉजिक की बात कर रहा था। लिख लिया, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो मैं ये लॉजिक की बात कर रहा था बच्चों, देखो कि जब भी आपके पास डेल्टा एच का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला आप यूज करते हो, तो यहाँ सीवी आता हाँ सुहानी, सही है, पर है ना। और वहां जब प्रेशर यूज करते हो तो
Cp आता है। और प्रेशर का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो इनवर्स चलेंगे भाई। आइडियल गैस के लिए P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो क्या है कि वॉल्यूम वाला याद रख लो। इसमें क्यों याद रखना आसान है कि T2/T1 और V2/V1 ये सेम चलते हैं। तो अगर ये याद है तो प्रेशर वाले में आपको पता है कि यहाँ P1/P2 करना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स है, और Cv की जगह Cp करना है बस। तो फॉर्मूला इसका मिल जाएगा, है ना। डिराइव तो अपन ने कर लिया, मगर अब एग्जामिनेशन हॉल में बार बार डिराइव नहीं करेंगे। डायरेक्ट लॉजिक लगाएंगे कि भाई ये अगर याद है और पी वाला चाहिए हो तो प्रेशर का रेशियो उल्टा करना है, और वॉल्यूम के साथ सीवी था तो प्रेशर के साथ सीपी यूज करना है बस। इतनी सी बात याद रख लोगे तो आपका ये वाला जो काम है वो बच जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, ये करना नहीं पड़ेगा। एक फॉर्मूले से दोनों फॉर्मूला का काम हो जाता है। ठीक बात है। क्वेश्चन कर लें एक आध इस फॉर्मूले से। चलो इस फॉर्मूले का यूज करके अपन एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो भाई क्वेश्चन। हाँ, लिखो 5 moles of an ideal gas, 5 moles of an ideal gas expands reversibly from a volume of 8 decimeter cube to 80 decimeter cube at a temperature of 27 degrees Celsius. Full stop. The change in entropy of the system will be, your options are A 41.57 joules per Kelvin, B minus 95.73 joules per Kelvin, C 95.73 जूल पर केल्विन, या फिर डी -41.57 जूल पर केल्विन। ये तुमको बताना है भाई कितना आएगा, बताओ कैलकुलेट करके। अच्छा हाँ, गैस की एटोमिसिटी देनी पड़ेगी ना। एक काम करो, गैस की एटोमिसिटी की जरूरत पड़ेगी क्या वैसे इसमें? नहीं पड़नी चाहिए शायद। आई थिंक बिना गैस की एटोमिसिटी के काम हो जाएगा। हो जाएगा। नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। हाँ सही है वैभव, पीयूष सही है। स्पर्श वैसे रिवर्सिबल हो ना हो उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हाँ वैभव बिल्कुल। तो ध्यान दो तो टेम्परेचर में कोई चेंज है क्या बच्चों? T2 T1 में क्या रिलेशन है? कोई चेंज नहीं है, सेम है ना। तो T2 T1 सेम आ गया तो ln(1) 0 हो जाएगा। तो सीवी वाले टर्म का कोई रिलेशन ही नहीं रह गया। तो बस फिर तो क्या है, मतलब काम बहुत ही आसान हो गया। n की वैल्यू 5, T2 इक्वल टू T1 इक्वल टू
300 केल्विन, V2 इज 80 डेसीमीटर क्यूब कहो या लीटर कहो, बात एक है। हालांकि यहाँ यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि रेशियो निकालना है। तो सिंस डेल्टा एस इज एन सी वी ln ऑफ T2 by T1 plus nr ln of V2 by V1, therefore डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, पहला टर्म तो जीरो हो गया, प्लस n इज 5 इंटू आर को क्या रखोगे, आर को क्या रखोगे, किस यूनिट में रखोगे? जूल्स में है ना, 8.314, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 25/3 रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज 25/3 इसलिए रखा क्योंकि ऑप्शंस मेरे पास जूल्स में है, मेरे को आंसर जूल में ही चाहिए। तो 25/3 ln ऑफ 80/8, तो वो ln 10 हो गया। तो देर फोर डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 5 × 25/3 इंटू 2.303 log 10 1 होता है। तो फाइनली यू हैव 125 इंटू 2.303/3। कितना आएगा ये? अप्रोक्सीमेटली तो बता ही सकते हो तुम अंदाजा लगा के। 125 इंटू 2.3 जो है, ये 250 से बड़ा आएगा, और प्रोबेबली 300 से कम आ सकता है। 250 से बड़ा है, 250 से बड़ा है, और बाय 3 है, तो 80 से बड़ी वैल्यू आएगी, है ना? तो वैसे तो ऑप्शन चेक कर ही सकते हो, और कैलकुलेट कर लो तो ऑप्शन वही आ जाएगा जो तुम अंदाजे से लाओगे। कितनी आ रही है वैल्यू? ऑप्शन सी आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए 95.73। एग्जैक्ट नहीं आएगी, क्योंकि हमने उसको अप्रोक्सीमेट किया है। तो रुको मैं एग्जैक्ट इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो दिस इज 125 इंटू 2.303। ये थोड़ी अप्रोक्सीमेट आएगी, क्योंकि हमने 25/3 ले लिया था। तो ये वैल्यू लगभग 96 के आसपास आ जानी चाहिए, 95.95 के आसपास। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 95.95 joules per Kelvin, but this is good enough to mark your options, है ना? ठीक है बच्चों। चलो एक क्विक क्वेश्चन और। हाँ, 8.314 से और एग्जैक्ट आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया था, तो थोड़ा बहुत आसपास आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और कर लें जल्दी से। चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो। If 1 mole of an ideal gas, if 1 mole of an ideal gas, in bracket Cp मोलर जो है वो दे रखा है आपको 5/2R, is expanded isothermally at 300 Kelvin, is expanded isothermally at 300 Kelvin until its volume is tripled, comma, then change in entropy of the gas will be, your options are A 0, B
इन्फिनिटी सी 5/2 आर ln 3 या फिर डी r ln 3। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। क्या बात करो, तेरे लिए आंसर भी आ गया। कॉल तो कर लो। सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आंसर तो वैसे ज्यादातर लोगों के सही आ रहे हैं। हाँ वैभव, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ थोड़े वेरिएबल दे दिए और कुछ नहीं। द आंसर विल कम आउट टू बी डी, है ना। यहाँ पे आइसोथर्मल पहले ही बोल दिया है और बस सॉल्व ही करना है। तो आसानी है, मतलब ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। वॉल्यूम दी नहीं थी, बस वॉल्यूम ट्रिपल कर दी तो 3v/v बस आएगा और कुछ नहीं आएगा। एन की वैल्यू 1 है। सीपी दिया ही क्यों, बिल्कुल केवल कंफ्यूज करने के लिए कि सीपी का कोई रोल नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सीपी का यहाँ कोई रोल नहीं है, दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलो तो कुछ और बातें डेल टेस्ट के बारे में कर लेते हैं। कुछ कैलकुलेशन की बात तो हो गई, और भी कुछ क्वेश्चंस आप कर लो ना, मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा कहाँ से करने हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है ना। आरुष पता नहीं, वैसे तो मिल रहे हैं तुम्हारे मैसेजेस। चलो तो रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस अपन ने सिस्टम का निकाल लिया। अब वो प्रोसेस सिस्टम का निकालने के लिए कुछ भी रहे, मतलब एक्चुअल प्रोसेस रिवर्सिबल और रिवर्सिबल उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एज लॉन्ग एज आपको P1 P2 पता है, या V1 V2 और T1 T2 पता है। दो स्टेट्स पे वॉल्यूम और टेम्परेचर पता हो अगर, तो आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो, डेल्टा एस इसी फॉर्मूले से आ जाएगा आपके पास सिस्टम के लिए। क्योंकि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, तो पाथ कोई भी लो, as long as you can find out delta s from one path, for all the other paths delta s will be same। चलो तो अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस जो टोटल आता है वो ग्रेटर देन जीरो हमने लिखा था। ये भी कई बात लिखी थी ना हमने कि स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल जो है वो ग्रेटर देन जीरो आता है। ये देखो, ये लिखा था अपन ने नोट में। तो नोट की पहली बात तो मैथमेटिकली भी अपन ने बता दी। नोट की दूसरी बात भी मैथमेटिकली समझ लेते हैं कि भाई अगर ऐसा एक प्रोसेस की बात करें जो इरिवर्सिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, जहाँ हीट का फ्लो एक डायरेक्शन में होना चाहेगा, तो उसमें डेल्टा एस टोटल क्या पॉजिटिव आता है हमेशा। जनरल लेके सॉल्व करें तो उससे अगर ये आंसर आ गया तो वो जनरल कंडीशन में तो हमेशा ही वो आंसर आएगा। तो अब कुछ ऐसा लिखो तुम, कैसा लिखोगे देखो। लिखो सेकंड, फर्स्ट हेडिंग थी हमारी एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, सेकंड लिखो एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसमें लिखो कंसिडर सिस्टम एट अ हायर टेम्परेचर T1, consider a system at a higher temperature T1 and its surrounding at a lower temperature T2, and its surrounding, ओके पर
and its surrounding at a lower temperature T2. To stop. If Q amount of heat goes from system to surrounding, if Q amount of heat goes from system to surrounding spontaneously, then तो देखो, मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो स्टेटमेंट तुमने लिखा है कि सिस्टम हाई टेम्परेचर पर है, सराउंडिंग कम टेम्परेचर पर है, तो हीट खुद ब खुद कहाँ से फ्लो होने की टेंडेंसी रखेगी, तुम बताओ। सिस्टम से सराउंडिंग, इसीलिए हमने ये लाइन लिखी, देखो जरा, कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट गोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग स्पॉन्टेनियसली। तो अगर सिस्टम हाई टेम्परेचर पर है, सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर पर है, तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग ही जाएगी खुद ब खुद। उसकी टेंडेंसी स्पॉन्टेनियसली फ्लो करने की होगी सिस्टम से सराउंडिंग पर, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। बिल्कुल सही बात है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो है जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के खुद ब खुद हो पाए, है ना। जिस भी प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ जाएगी, उस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं कहेंगे। बिल्कुल, स्पॉन्टेनियस इज नेचुरली, या उसको ऐसा समझ लो, ये एक बार लिख लो, मैं बता भी देता हूँ स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, इसको अपन प्रूव कर लें। मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे आइडेंटिफाई करना है। देन उसके नीचे लिखो डेल्टा सिस्टम is equals to minus q by t1 and delta s surrounding is equals to plus q by t2. Therefore delta s total is equals to minus q by t1 plus q by t2, which gives you q 1 by t2 minus 1 by t1, which gives you q into t1 minus t2 upon t1 t2। ये आपके पास रिलेशन आएगा। टेम्परेचर कौन सा बड़ा लेके चले थे भैया आप, क्या माना था आपने, T1 बड़ा था। तो सिंस T1 इज ग्रेटर देन T2, देयरफॉर T1 माइनस T2 जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ये बात क्या आ गई, देयरफॉर डेल्टा एस टोटल जो आया आपका वो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो यही कहा था हमने कि जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा उसका डेल्टा एस टोटल क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, जिसको लॉजिकली हमने गैसेस वाले एग्जांपल से समझा भी था, मिक्सिंग ऑफ गैसेस वाले से, कि आइसोलेटेड सिस्टम में कोई प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 आता है। सही बात है, ये समझी थी अपन ने बात बच्चों। अब ये तो सब मैथमेटिकली समझने की बात हो गई, रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को। आपको फिजिकली अगर इस चीज की फील लेनी हो तो इसका मतलब क्या है, तो सुनना बात को। जिस काम को करते रहने के लिए, जिस काम को होते रहने के लिए आपको वर्क करना पड़े, वो काम नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। मतलब जिस काम को करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और ऐसा एक काम जिसमें नेट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, नेट एनर्जी हो सकता है शुरू में आपको देनी पड़े, बट नेट आप उससे वर्क करवा सकते हो, एनर्जी भी नहीं कहूंगा, वर्क करवा सकते हो अगर नेट, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाता है। इसका एग्जाम्पल, इसको बना, यहां तक लिख लिया क्या। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। देखो, नेचर में जो चीजें खुद ब खुद होती हैं
और उन चीजों से जब आप कुछ काम करवा सकते हो तो ऐसे प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कहते हैं, कि वो प्रोसेस की टेंडेंसी है होने की, और वो होते होते आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क दे देगा, उसको अपन कहते हैं फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, इसको अपन कहेंगे डेल्टा जी। तो बच्चों अगर देखो यहाँ पे आपके पास पानी भरा हुआ है और इसमें आपने एक पाइप कनेक्ट कर दिया, तो पानी का जो फ्लो है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ग्राउंड ऑब्वियसली यहाँ है ना, रेफरेंस के लिए ग्राउंड यहाँ है, तो ये पानी अपने आप नीचे फ्लो करेगा, और अपने आप से मतलब आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़े, है ना, अपने आप को मतलब खुद से शुरू होना नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक टरबाइन लगा दो और उससे डायनामो कनेक्ट करके आप मतलब बल्ब वल्ब जला दो, छोटा सा एलईडी बल्ब एक, वैसे तो फिलामेंट नहीं होता एलईडी बल्ब में, बट बना देते हैं इसे, तो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी इससे। तो प्रोसेस होते होते हम इससे अगर कुछ एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकें, वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। नेट हम इससे एनर्जी ले पा रहे हैं तो ये स्पॉन्टेनियस है, यानी कि नेचर में ये होने की टेंडेंसी रखता है और हम इसके होने की टेंडेंसी का फायदा उठाते हैं, कि ये तो होना ही चाह रहा है, तो हम कहते हैं कि ठीक है तेरे को होना है, तू ये अपना प्रोसेस पूरा कर ले, लेकिन बीच में हमको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दे। नहीं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई अक्षत बेटा, यहाँ फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई है ना, तो एनर्जी आप बिना मतलब जनरेट नहीं कर सकते जीरो से, यू कैन नॉट जनरेट एनर्जी फ्रॉम जीरो, you can only extract energy from something if that process wants to happen on its own। अगर प्रोसेस आपको ही कराना पड़ रहा है तो फिर एनर्जी उससे लोगे कैसे, वो तो उल्टा आप उसमें एनर्जी खर्च करोगे। बिल्कुल केवल। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, अगर पानी आपको नीचे से ऊपर भेजना होता, पानी यहाँ भरा होता और आपको यहाँ से ऊपर भेजना होता, तब फिर इसमें क्या करते, इसमें तो उल्टा आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते, यहाँ पे एक पंप लगाते और उसको इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करते, है ना, तो यहाँ तो उल्टा वर्क करना पड़ गया आपको, एनर्जी खर्च करनी पड़ गई। तो जिस काम को कराते रहने के लिए आपको कंटिन्यूअसली वर्क इनपुट करना पड़े, एनर्जी खर्च करनी पड़े, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, है ना। अब एक और चीज मुझे पता है जो जनरली बच्चों को कंफ्यूज करती है, जहाँ पे ये तो बहुत क्लियर एग्जांपल्स हो जाते हैं, एक टाइप का और एग्जांपल आता है जहाँ उनको लगता है कि यार अपने आप नहीं हो रहा, तो अपने आप होने ना होने का क्या मतलब है। जैसे अगर मैं इस प्रोसेस में ये पाइप इस तरीके से डाल दूं, तो अब पानी का ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? है, स्पॉन्टेनियस है। देखो, आपने एक बैरियर लगा रखा है वो बात अलग है, बट नेट आप देखोगे पानी अगर यहाँ से यहाँ आएगा, उसको बैरियर क्रॉस करना है वो एक अलग बात है, बट अगर पानी यहाँ से यहाँ आता है तो नेट एनर्जी तो आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे ना भाई। जैसे आपने कभी पाइप से पानी को सक किया हो, तो क्या जैसे पानी को एक बार आपने यहाँ तक पहुंचा दिया, एक बार ही लेवल क्रॉस किया, तो फिर तो पानी आता रहता है ना अपने आप नीचे, आपको कंटिन्यूसली एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल आयु, अच्छा पढ़ा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। और एक बात देखो, इस पानी की टेंडेंसी क्या है, ये पानी की टेंडेंसी क्या है, कि पानी नीचे फ्लो करना चाहता है। भाई पानी की टेंडेंसी तो नीचे फ्लो करने की है ना, आपने यहाँ बैरियर बैरियर लगा रखा है, आप ये बैरियर हटा दोगे तो पानी अपने आप आ जाएगा नीचे, तो उसकी टेंडेंसी तो नीचे फ्लो करने की है ना, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना ये तो। पानी को ऊपर से नीचे आना इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आप उसको किसी तरीके से रोके हुए वो बात अलग हो जाती है। तो जैसे, हाँ अर्नव बिल्कुल। तो जैसे एक और इस बात का एक आखिरी डिस्कशन और है, वो और सुन लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। कि आपको पता है कि फ्यूल की बर्निंग है,
वो स्पॉन्टेनियस होती है। मैंने आपको चलो बता दिया कि फ्यूल की बर्निंग स्पॉन्टेनियस, तो आप कहोगे कि सर, या तुमने कहीं पढ़ लिया फ्यूल की बर्निंग स्पॉन्टेनियस, तुमको बात भी समझ में आई कि हाँ फ्यूल की टेंडेंसी होती है बर्न होने की और CO2 बनाने की, तो फिर मैं तुमसे बोलूंगा कि भैया तो पेट्रोल रखे रखे क्यों नहीं जलता? तो तुम कहोगे सर बात तो सही है, पेट्रोल रखे रखे तो जलता नहीं है। तो पेट्रोल के रखे रखे ना जलने में कुछ ऐसी ही बात है कि उसको एक बार माचिस की तीली से जलाना पड़ता है, यानी उसका एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कराना पड़ता है एक बार। हाँ, वो टेम्परेचर बैरियर, बिल्कुल। तो एक बार वो टेम्परेचर बैरियर क्रॉस हो गया तो फिर तो वो जलता ही रहता है ना, फिर वो अपने आप रुकता नहीं, फिर तो जब तक वो पूरा जल के खत्म नहीं होगा तब तक वो जलता ही रहेगा, है ना। तो बैरियर्स हो सकते हैं किसी चीज को लेके, इनिशियल बैरियर्स, वो अलग अलग चीजों से हो सकते हैं, बट स्पॉन्टेनिटी बैरियर से डिसाइड नहीं होगा। तो हमको ऐसा लगता है ना, कोई चीज अपने आप होने लगेगा, मतलब ये नहीं कि मतलब हो सकता है उसको इग्नाइट करना पड़े या शुरू करना पड़े। तो इसलिए मैंने कहा जहां नेट एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट कर सको, एनर्जी के सिवा बेटर टर्म में वर्क एक्सट्रैक्ट कर सको, कि किसी चीज के होने से अगर वर्क लिया जा सकता है तो वो स्पॉन्टेनियस है, और जिसमें वर्क देना पड़ेगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। बाकी आपकी लाइफ आसान करने के लिए आपको एक टर्म सिखाऊंगा आगे में, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इससे रिएक्शंस में अपन पता करेंगे, क्योंकि रिएक्शंस में अपने को डायरेक्टली शक्ल देख के पता नहीं चलता कि ये होना चाह रही है या नहीं होना चाह रही है। अपन तो डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे और इसके साइन से बताएंगे कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है बच्चों? चलो तो डेल्टा एस में, फेज ट्रांजिशन में डेल्टा एस कैसे निकालना है? बिल्कुल अक्षत, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराते रहने के लिए आपको वर्क करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा। तो एंट्रोपी चेंज में सिर्फ एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन और मेरे को बताना है अभी, फिर अपन गिब्स फ्री एनर्जी पे आ जाएंगे। तो लेट्स राइट डाउन एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, और उसमें एक दो कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं, देन वील मूव ऑन टू गिब्स फ्री एनर्जी। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। तो फेज ट्रांजिशन में क्या होगा कि ये जो आपने फॉर्मूला बनाया डेल्टा एस का, ये किसके लिए बनाया? आइडियल गैस के लिए, है ना। अब फेज ट्रांजिशन होगा तो गैस, आइडियल गैस तो रहेगी नहीं हमेशा। मान लो, वैसे तो सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, लेकिन अगर फेज ट्रांजिशन है तो एटलीस्ट एक चीज तो आपकी आइडियल गैस से हटने वाली है, हटेगी। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आइडियल गैस के लिए तो यूज हो जाता है, बट अगर लिक्विड विक्विड बन गया तो गड़बड़ होगी। तो फेज ट्रांजिशन में क्या होता है कि फेज ट्रांजिशन में एक्चुअली हमारा बेस फॉर्मूला जो है Q/T, ये यूज करना आसान होता है। क्यों करना आसान होता है? क्योंकि फेज ट्रांजिशन में बच्चों, जब जैसे पानी बॉईल हो रहा है तो क्या टेम्परेचर बदलेगा क्या आपका ड्यूरिंग बॉइलिंग या मेल्टिंग या फ्रीजिंग या सब्लिमेशन? टेम्परेचर नहीं बदलता, तो ये कांस्टेंट है। और लेटेंट हीट नामक चीज पढ़ी होगी तुम लोगों ने एक, है ना। तो लेटेंट हीट दी हो या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दी हो तो क्यू भी मिल जाएगा डायरेक्ट आपको। तो अपना इस फॉर्मूले से ही काम हो जाएगा। तो मैं लिखवा देता हूँ, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। बट पॉइंट ये है कि बाकी आइडियल गैस के प्रोसेस अगर लेते हैं तो मोस्टली टेम्परेचर कांस्टेंट शायद नहीं रह पाता है ज्यादातर चीजों में, केसेस में। तो फिर अपन ने जनरल फार्मूला बना लिया, बाकी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Q/T यूज करना आसान तो पड़ता है अपने को। चलो तो इसको लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होते हैं। Q की जगह डेल्टा एच आ जाएगा, और T तो जो से बॉइलिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग है तो मेल्टिंग पॉइंट, ये सब बातें आ जाएंगी। तो हेडिंग, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन।
एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, उसमें लिखो नंबर 1 एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो उसमें लिखो the entropy change when 1 mole of a solid substance the entropy change when 1 mole of a solid substance changes from solid state to liquid state at its melting point. At its melting point is known as its entropy of is known as its entropy of fusion. So since delta S is Q reversible by T, and for fusion, comma, Q reversible is equals to delta H fusion at constant temperature and pressure. तो किसी एक मेल्टिंग पॉइंट पर और प्रेशर पर लेट मी चेक वैभव, एक सेकंड देखो, अब आई थिंक स्क्रीन शुड बी क्लियरली विजिबल नाउ, है ना? एक सेकंड रुकना, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि भाई क्यू रिवर्सिबल जो है वो डेल्टा एच फ्यूजन के इक्वल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। और टेम्परेचर जो है वो फ्यूजन टेम्परेचर यानी मेल्टिंग टेम्परेचर हो जाएगा। Therefore, delta S of fusion is equals to delta H of fusion by T of fusion। और इसका एक एग्जाम्पल भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट में ही कर लेते हैं इसको। डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी फ्यूजन। लिखो क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर find the entropy of fusion of water if standard enthalpy of fusion
if standard enthalpy of fusion for water is 6 kilojoule per mole at 273 Kelvin and 1 bar pressure. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ घुमा फिरा के पूछने की बात रहती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नहीं देंगे, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग दे देंगे, मास दे देंगे, टोटल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। बट अल्टीमेटली डेल्टा एच अगर आपने निकाल लिया तो डेल्टा एच बाई टी आपको चाहिए। तो सिंस डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई टी, देयरफॉर डेल्टा एस फ्यूजन कितना आ रहा है बच्चों? 6000 जूल्स अपॉन 273 केल्विन। तो जूल्स पर केल्विन की यूनिट में कितना आंसर आ रहा है? पर मोल भी आएगा यूनिट में, क्योंकि जूल पर मोल दे रखा था। तो जूल पर केल्विन पर मोल 21.9 कितना? अप्रोक्सीमेटली 22, 21.97। हाँ ठीक है, 21.97। ये आप इसको अप्रोक्सीमेटली 22 जूल्स पर केल्विन पर मोल कह सकते हैं। ठीक बात है। हाँ पीयूष बेटा, यही आंसर आ रहा है। तो इसी तरीके से एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन और एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन के भी डेफिनेशंस और फॉर्मूले सेम बन जाएंगे। वेपराइजेशन में लिक्विड टू वेपर्स होगा, सब्लिमेशन में सॉलिड टू गैस होगा। तो वो इतना डिटेल में लिखने की जरूरत तो नहीं है, मैं आपको लिखवा देता हूँ शॉर्ट में। तो शॉर्ट में लिख लें उसको, चलेगा। ऐसा मतलब कुछ नया उसमें है नहीं, ज्यादा रिपीटेटिव डेफिनेशन है। तो इसके नीचे सेकंड लिख लो, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन उसमें लिख लो नंबर वन। एक सेकेंड, लेट मी रीशेयर द स्क्रीन। तो हम एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन की बात कर रहे थे। तो एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन में 1 मोल लिक्विड टू वेपर फॉर्मेशन, और डेल्टा एस वेपराइजेशन जो है वो हो जाएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर ऑफ वेपराइजेशन। और सिमिलरली एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन की बात करें तो 1 मोल सॉलिड टू वेपर कन्वर्जन, और डेल्टा एस सब्लिमेशन विल बी डेल्टा एच sublimation by temperature of sublimation at which the sublimation is taking place. The temperature at which sublimation is taking place. तो यहाँ तक लिख लो। इसके आगे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी पे कुछ बातें शुरू करेंगे, और एंट्रोपी की थोड़ी बात और आएगी, वो आएगी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, which will be the end of this chapter.
है ना। तो यहाँ तक लिख लो, इस लेक्चर को यहाँ पर ब्रेक दे देते हैं हम।